नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष बाद आज फिर से शुरू। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के नाथुला से रवाना होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री आज जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। आज उनका सामना हांगकांग के लाउ त्से क्वान से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज हेडिंग्ले में। नए कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे बिहार और उड़ीसा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे बिहार के सीवान जिले में पचरुखी ब्लॉक के जसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी जसौली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहरी विकास, अवजल उपचार, प्रधानमंत्री आवास योजना और रेलवे से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं 5,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की हैं। प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचा विकास के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे इस मार्ग पर नई रेल सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से क्षेत्र के लोगों को हाई स्पीड रेल की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री सारण जिले के मढ़ौरा संयंत्र से विनिर्मित अत्याधुनिक रेल इंजन का भी शुभारंभ करेंगे। ये इस कारखाने में विनिर्मित पहला निर्यात रेल इंजन है, जिसे पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी तक निर्यात संभव होगा। प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार की प्रतिबद्धता के अनुरूप नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 6 अवजल उपचार संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सीवान से धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री आज दोपहर ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोदी इस अवसर पर 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री उड़ीसा के बौद्ध जिले में पहली बार रेल संपर्क बढ़ाने वाली नई ट्रेन सेवाओं का हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जो राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ जिले के एकीकरण का एक ऐतिहासिक क्षण है। श्री मोदी विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे, जो 2036 के ऐतिहासिक वर्ष पर आधारित है, जब उड़ीसा भारत के पहले भाषाई राज्य के रूप में 100 साल पूरे करेगा। श्री मोदी राज्य में समृद्धि और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में 16.5 लाख से अधिक लखपति दीदियों के उत्सव को चिन्हित करने के लिए उड़ीसा भर से महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए भुवनेश्वर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड में देहरादून के राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी। वे राष्ट्रपति पार्क का भी शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से जनता के लिए खोला जा रहा है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए देहरादून में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन करेंगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन आम जनता के लिए 24 जून से खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त श्रीमती मुर्मू 132 एकड़ में विकसित होने वाले राष्ट्रपति पार्क की आधारशिला भी रखेंगी। ये उद्यान 1 वर्ष में पूर्ण होकर जनता को समर्पित किया जाएगा। 21 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रपति निकेतन पहले राष्ट्रपति आशियाना के नाम से जाना जाता था। ये परिसर पूर्व में राष्ट्रपति अंगरक्षकों द्वारा पीबीजी घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता था। आम जनता के लिए खुले जाने के बाद दर्शक राष्ट्रपति अंगरक्षकों के अस्तबल, घोड़ों और इस विरासत भवन में संरक्षित दुर्लभ कलाकृतियों का अवलोकन कर सकेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद आज से फिर शुरू हो रही है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला से 36 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना करेंगे। पर्यटन और नागर विमानन अपर मुख्य सचिव CS राव ने बताया है कि सुचारू यात्रा संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मानसरोवर यात्रा पर नाथुला से 10 जत्थे जाएंगे। प्रत्येक जत्थे को यह पवित्र यात्रा पूरी करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। पूरी यात्रा में उनके साथ डॉक्टर और सरकारी अधिकारी रहेंगे। यात्रा के दौरान क्या करना है, इस बारे में उन्हें कई विभागों द्वारा पहले ही जानकारी दे दी गई है। वे ज्यादातर बस से जाएंगे, लेकिन कुछ मौकों पर तीर्थयात्रियों को पैदल भी चलना होगा। तीर्थयात्री पहले करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश परिक्रमा करेंगे और फिर 15,000 फीट की ऊंचाई पर मानसरोवर परिक्रमा करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने से पहले सभी तीर्थयात्रियों को सिक्किम में 3 अलग अलग जगहों पर 5 दिन बिताने होंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, नाथुला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान और इसराइल के मध्य बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान के विदेश मंत्री आज जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बुधवार को जारी संयुक्त बयान के अनुसार सभी पक्षों को संयम दिखाते हुए कूटनीतिक समाधान निकालना चाहिए और तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचना चाहिए। इन 3 यूरोपीय देशों ने ईरान के साथ वर्ष 2015 के परमाणु समझौते पर वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इन तीनों का कहना है कि अगर ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग नहीं करता तो समझौते के तहत हटाए गए प्रतिबंध फिर से लागू किए जाएंगे। इस बीच ईरान और इसराइल के बीच पिछले 7 दिन से जारी युद्ध और तेज हो गया है। इसराइल ने कल तेहरान में ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने दक्षिण इसराइल में अस्पताल पर मिसाइल हमला किया। दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। हाल के इतिहास में दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव का ये सबसे भीषण दौर है। इजरायली नेतृत्व ने सरोका अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाली कार्रवाई और तेज करने की घोषणा की। इजरायली सेना ने ईरान की परमाणु और मिसाइल विनिर्माण क्षमता ध्वस्त करने के उद्देश्य से अराक हैवी वाटर रिएक्टर और नतांज में अन्य प्रतिष्ठानों सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि अराक रिएक्टर से रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों पर सैन्य कार्रवाई से ईरान में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य पूरा होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का निर्णय अगले 2 सप्ताह के अंदर स्पष्ट हो जाने की बात कही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटक स्थलों और 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र विशाखापट्टनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के अतिरिक्त होंगे। विशाखापट्टनम योग आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। तेलंगाना के हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय कोयला और इस्पात मंत्रालयों के सहयोग से आयोजन पूर्व 24 घंटे का कार्यक्रम आज हैदराबाद के LB स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के योग साधक, युवा और छात्र भाग ले रहे हैं। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि योग सिर्फ एक दिवसीय आयोजन नहीं बल्कि जीवन शैली है। उन्होंने लोगों से योग को जीवन में शामिल करने और परिवार के सदस्यों को भी इस ओर प्रेरित करने का आग्रह किया।
योग एक दिन का इवेंट नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह संदेश दिया है कि योग को अपनी जीवन शैली बनाओ, अपने जीवन में योग को स्थान दो और योग के माध्यम से तंदुरुस्त रहो। आप तो खुद योगा हर रोज करो, योगा के लिए समय दो, लेकिन आपके परिवार में सभी को योगा करने के लिए प्रवृत्त करें। आज विश्व शरणार्थी दिवस है। पूरे विश्व में शरणार्थियों के सम्मान की प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस निर्धारित किया है। ये दिवस उन लोगों के साहस और शक्ति का सम्मान करता है जिन्हें किसी संघर्ष या यातना के कारण स्वदेश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 का स्वागत किया है और इसे वैश्विक शिक्षा तथा अनुसंधान में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण बताया है। कल जारी क्यूएस वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में विश्व टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप में सेमीफाइनल के दूसरे चरण में जीत पर भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को बधाई दी है। दिव्या ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हो यिफान को हराया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पूर्व उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्य अतुओ मेजुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अतुओ मेजुर नागालैंड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष और महासचिव, नागालैंड टेनिस संघ के अध्यक्ष और नागालैंड ओलंपिक संघ के महासचिव भी रहे। मलेशिया में एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत के वेलवन सेंदिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उनका सामना हांगकांग के दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लाओ त्से क्वान से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद सभी की नजरें नए कप्तान शुभमन गिल पर होंगी। कल सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन की उपस्थिति में इस नई ट्रॉफी का अनावरण किया गया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद प्रियंका। ट्रंप ने पहली बार माना भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने किया संघर्ष रोकने का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। ईरान इजराइल युद्ध पर भी सभी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है, ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से बचाए गए 110 भारतीय विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे। सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा, ईरान में अटकी थी सांसें, स्वदेश आकर सुकून। जनसत्ता ने विद्यार्थियों की आपबीती बताते हुए लिखा है, हमारे सामने घिरी मिसाइलें सता रही भविष्य की चिंता। राष्ट्रीय सहारा और नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में अधजले नोटों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति ने उन्हें हटाने की सिफारिश की। 64 पृष्ठ की जांच रिपोर्ट में कदाचार के आरोप हुए साबित। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अफसर नहीं बने, अब नई नौकरी की राह दिखाएगा यूपीएससी। यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में जगह पाने से चूके प्रतिभाशाली युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में नौकरी दिलाने के लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया। राजस्थान पत्रिका ने एक शोध के हवाले से लिखा है, चैट जीपीटी से दिमाग हुआ कमजोर, याददाश्त पर भी असर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष बाद आज फिर से शुरू। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के नाथुला से रवाना होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री आज जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत के वेलवन सेंदिल कुमार एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। और भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज हिंडिंगले में नए कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तान संभालेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।